हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश मीडिया एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम द एज ऑफ चौसर से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपको टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, एनवीएस, केवीएस या इस टाइप के जो भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। हमारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैंटरबरी टेल्स डज द रेफरेंस टू यंग थिवान वॉरियर्स कम। कैंटरबरी टेल्स जैसा कि आपको पता है कि जॉफ्री चौसर ने लिखा है और इसमें 24 स्टोरीज हैं टोटल। इनमें से थिवान वॉरियर्स का जो जिक्र है, जो यंग थिवान वॉरियर्स थे, उनका रेफरेंस किस स्टोरी में मिलता है। मैं आपको बता दूं कि द नाइट्स टेल जो है ये स्टोरी में आपको थिवान वॉरियर्स जो कि आर्साइट और पैलमन हैं वो थे, और इन्हें थीसियस ने थीब्स एंड एथेंस के जो एक वॉर हुआ था, एक लड़ाई हुआ था, उसमें इन्होंने इन दोनों को पकड़ के प्रिजन में डाल दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द फ्रेज मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा रिफर्स टू। दोस्तों, मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा किसे कहा जाता है, तो ये जॉफ्री चौसर को कहा जाता है। जॉफ्री चौसर जो है, इनके टाइम पीरियड में मिडिल एज का एंड हो रहा था और इनका जो मॉडर्न एज है उसकी शुरुआत हो रही थी। ये उस टाइम पीरियड में थे, तो इन्होंने रेनेसा देखा है, एक चेंज देखा है, मिडिल से मॉडर्न की ओर जाते हुए एक ट्रांजिशन इन्होंने देखा है। दोस्तों, ये ग्रेटेस्ट पोएट हैं इंग्लैंड के, और इन्होंने इंग्लिश में ही प्रिफर किया था लिखना। हालांकि इन्हें डिफरेंट अदर लैंग्वेजेस लाइक लैटिन, फ्रेंच और ये सब आते थे, बट इन्होंने इंग्लिश ही प्रेफर किया था। इन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द पिलग्रिम्स इन द कैंटरबरी टेल्स वर गोइंग टू थैंक सेंट थॉमस फॉर। जो पिलग्रिम्स जा रहे थे कैंटरबरी टेल्स, वो किस लिए जा रहे थे, वो सेंट थॉमस को थैंक्स करने जा रहे थे। बट क्यों जा रहे थे, इस चीज़ का जिक्र चौसर ने कैंटरबरी टेल्स की ओपनिंग लाइन में मेंशन किया है, जिक्र किया है, और उसमें बताया है कि क्या मोटिव था पिलग्रिम्स जर्नी का, ठीक है। तो आंसर इज हेल्पिंग देम व्हेन दे वर सिक। तो वो सेंट थॉमस को थैंक्स करने जा रहे थे कि उन्होंने उनकी मदद की जब वो बीमार थे। नाउ फोर्थ, इन विच सेंचुरी डिड रेनेसा बिगिन इन इटली। इटली में रेनेसा कब आया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो रेनेसा है वो एक मिडिल एज से मॉडर्न एज की तरफ जाने का जो ट्रांजिशन का जो टाइम पीरियड है उसे रेनेसा कहा जाता है, जो कि 15 से 16 सेंचुरी तक रहा है। शुरुआत कब हुई है, बिगिन जो है, उसकी बिगनिंग जो है वो 15th सेंचुरी है। इटली में जो रेनेसा का जो स्टार्टिंग है, जो बिगनिंग है, वो क्या है, 15th सेंचुरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चौसर लिव ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ। जो चौसर है वो किसके शासनकाल में रहे हैं। दोस्तों, चौसर जो है एडवर्ड III, रिचर्ड II एंड हेनरी IV, इनके शासनकाल में ये रहे हैं। तीनों के शासनकाल उन्होंने देखा है। नाउ सिक्स्थ, इन द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स विच कैरेक्टर इज फॉन्ड ऑफ हंटिंग एंड राइडिंग। कैंटरबरी टेल्स के प्रोलॉग में किस कैरेक्टर की बात हुई है जिसे हंटिंग एंड राइडिंग बहुत ज़्यादा पसंद था। वो कौन था, तो दोस्तों आंसर इज द मॉन्क। जो मॉन्क था वो काफ़ी करप्ट मॉन्क था, जिसे बहुत ही अच्छी लाइफ जीना पसंद था, बहुत ही उसे खुशी मिलती थी हंटिंग एंड राइडिंग में। और वो जो राइडिंग है वो वहाँ पे वो जब जा रहा था, कैंटरबरी जा रहा था, तो वहाँ पे वो ब्राउन हॉर्स पे बैठ के जा रहा था, जिसके गले में एक बेल भी था जो टिंकल कर रहा था, तो उसे वो चीज़ें बहुत पसंद थी। तो हंटिंग एंड राइडिंग द मॉन्क को पसंद था। Now, seventh, the Normans conquered England in the Battle of Hastings in। Normans conquered England, ये जो टॉपिक है बहुत ही बड़ा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इंग्लिश हिस्ट्री की। क्या है दोस्तों, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था कि 14 अक्टूबर 1066 में नॉर्मन फ्रेंच और एंग्लो सेक्शन के बीच में एक वॉर हुआ था। नॉर्मन फ्रेंच जो है वो उसको जो लीड कर रहा था वो विलियम थे, वहाँ के राजा विलियम थे, और एंग्लो सेक्शन को जो लीड कर रहे थे वो हैरोल्ड गॉडविंसन थे, जो कि जिन्हें हैरोल्ड II के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नाउ किंग हैरोल्ड जो थे उनको मार दिया गया बैटल में, ठीक है, और
क्योंकि जो नॉर्मन फ्रेंच थे उनके पास 10,000 ट्रूप्स थे और एंग्लो सेक्शन के पास सिर्फ 7,000 ट्रूप्स ही थे। तो वो हार गए, जो एंग्लो सेक्शन थे वो हार गए और उन्हें विलियम ने जो हेरोल्ड है उन्हें मार दिया और 25 दिसंबर 1066 में विलियम ने अपने आप को इंग्लैंड का राजा घोषित किया, मतलब इंग्लैंड का राजा बन गए। सो दोस्तों ये आपको पता है इंसिडेंट कब से शुरू हुआ, 1066 से स्टार्ट हुआ जो कि अक्टूबर था और दिसंबर तक में इन्होंने विक्ट्री हासिल कर ली थी। सो आंसर इज 1066। 8th, in Canterbury Tales, Dash appears to be always busy and makes a show of his knowledge. So Canterbury Tales में कौन ऐसा पर्सन था, कौन था जो कि हमेशा बिजी होने का ढोंग करता था या दिखावा करता था और ये दिखाता था कि मैं बहुत मेरे पास बहुत नॉलेज है, इन सब चीज़ों को कौन शो ऑफ करता था अपने नॉलेज का। सो वो पर्सन था द मैन ऑफ लॉ था जो कि बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ करता था। एक्चुअल में वो इतना बिजी नहीं रहता था जितना कि वो दिखाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु कॉल्ड चॉसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री? सो चॉसर को द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कौन कहता था, किसने कहा है? सो आंसर इज ड्राइडन। ड्राइडन ने फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जॉफ्री चॉसर को कहा है। सो ड्राइडन जो है ये एक बहुत ही मेजर क्रिटिक हैं, बहुत ही बड़े क्रिटिक थे ड्यूरिंग 17th सेंचुरी। एक बहुत ही बड़े क्रिटिक थे। इन्हें द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिक भी कहा जाता है, जो कि सैमुअल जॉनसन इन्हें कहते थे, ड्राइडन को। ओके, नाउ 10th, चॉसर बिलोंग टू। चॉसर किस एज से बिलोंग करते थे? तो आपको पता है कि मिडिल एज का एंड हो रहा था और मॉडर्न एज का शुरुआत हो रहा था। तो ये किस एज को बिलोंग करेंगे? मिडिल एज को से ही वो मिडिल एज को बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो जो मिडिल एज है वो 580 से 15 AD तक था और इनके इस एज को डार्क एज भी कहा जाता है क्योंकि बहुत ही कम हमें जैसे साक्ष्य मिलते हैं जिससे कि पता चले कि इस एज में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ भी लगभग हमें कुछ भी पता नहीं चला है इस एज में क्या था क्या नहीं था। सो इसलिए इसे डार्क एज भी कहा जाता है। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इंट्रोड्यूस द हीरोइक कपलेट इनटू इंग्लिश वर्ड्स? किसने इंट्रोड्यूस किया था हीरोइक कपलेट को? सो दोस्तों हीरोइक कपलेट क्या होता है पहले ये मैं आपको बता देती हूँ कि हीरोइक कपलेट क्या है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट कंसिस्ट ऑफ 2 iambic pentameter lines rhyming together at the end। मतलब कि हीरोइक कपलेट जो है वो 2 iambic pentameter का लाइन्स होता है जो कि राइम करता है एक दूसरे के साथ। ओके, नाउ सो ये किसने इंट्रोड्यूस कराया था? तो ये जॉफ्री चॉसर ने इंट्रोड्यूस किया था। ओके, 12th, द मैन हु ब्रॉट प्रिंटिंग टू इंग्लैंड इज। कौन सा पर्सन था जो कि इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस लाया था? ठीक है, जो लोगों की राइटिंग थी उसे प्रिंट करता था। ठीक है, सो ही वॉज विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन थे जो कि यूके में बॉर्न हुए थे, उनका जन्म हुआ था यूके में। वो एक इंग्लिश मर्चेंट भी थे और एक राइटर भी थे। इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड में 1476 में लाया था, इंट्रोड्यूस किया था। Now Chaucer began to write the Canterbury Tales in the year। Chaucer ने Canterbury Tales लिखना कब शुरू किया था, किस साल लिखना शुरू किया था? सो दोस्तों ये 1385 में इन्होंने Canterbury Tales लिखना शुरू किया था जो कि एक कलेक्शन ऑफ 24 स्टोरीज है और उसमें 17,000 लाइन्स हैं। नाउ 14th क्वेश्चन देख लेते हैं। चॉसर वॉज कॉल्ड द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स। सो चॉसर को क्या कहा जाता है? द अर्लीस्ट ऑफ द ग्रेट मॉडर्न्स। ये किसने कहा है? ये एल्बर्ट ने कहा है। नेक्स्ट 15th, who said Chaucer is the father of English poetry and he is the grandfather of the English novel। सो देखिए यहाँ दो चीज़ों का पता चलता है कि फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है चौसर को और ग्रैंडफादर ऑफ द इंग्लिश नॉवल भी कहा जाता है। सो ये दोनों चीज़ किसने कही है? तो ये दोनों चीज़ें G.K. चेस्टरटन ने कही है जॉफ्री चॉसर को। सो जो G.K. चेस्टरटन है वो 1874 से 1936 तक थे और ये एक इंग्लिश राइटर थे, फिलोसफर थे, आर्ट क्रिटिक थे और इन्हें प्रिंस ऑफ पैराडॉक्स भी कहा जाता है। सो दोस्तों यहीं तक थे हमारे आज के क्वेश्चन, आज की वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।